कितना सुंदर विचार है मयंक। मन तो करता है कि प्रकृति से करीब हो जाएं, पहाड़ों में जाएं, मेडिटेट करें, योगा करें। और ऊपर वाले ने हमें बनाया भी इसी तरीके से था कि हम प्रकृति के करीब रहें। जितना उसको अपने अंदर बसाएं उतना ही हमारा माइंड पीसफुल रहेगा, हमारी बॉडी और माइंड का अलाइनमेंट बेटर रहेगा। जी हाँ, और आज के युवा को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा और ज्ञान इन दोनों में अंतर है। जैसे शिक्षक और गुरु में अंतर है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक ऐसे ही गुरु से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनसे आप अपने मन के संशय भी साझा कर पाएंगे। आइए स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार साहब। आपका बहुत अभिनंदन है सर डीडी मॉर्निंग शो में। टेक्नोक्रेट कहें, आपको साइंटिस्ट कहें, एजुकेशनिस्ट कहें, थिंक टैंक कहें, आज अगर आपके मन में कोई दुविधा है या संशय है, एनईपी से जुड़ी हुई, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से जुड़ी हुई, सीयूईटी से संबंधित या कोई और संशय जो आप प्रोफेसर एम जगदीश कुमार साहब से पूछना चाहते हैं, तो हमारा फ़ोन नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 011-230-97532। कोई भी आपके सवाल हैं आप सर से पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए, फ़ोन लाइन्स हमारी खुली हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं सर। देखा ये गया है प्रायः कि बच्चे एडुकेट तो हो रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं हो रहे हैं। तो आखिर यूजीसी ने क्या योजना बनाई, क्या इनिशिएटिव्स आज तक लिए और कितने इनिशिएटिव्स पाइपलाइन में है एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करने के लिए? पहले मैं ऑन दिस डे ऑफ गुरु पूर्णिमा सभी टीचर्स को मेरा बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। और देखिए, हमारा देश में एजुकेशन हमारा डीएनए में है जी। और पूरा देश में आप देखें तो हर एक माताजी चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी तरफ से एजुकेट करना है जी। और देखिए, आज हमारा चैलेंज है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम विश्व में एक बहुत बड़ी एजुकेशनल सिस्टम है। हमारा सिस्टम में 300 मिलियन स्टूडेंट्स है क्लास 1 से पीएचडी तक, और हायर एजुकेशन में है 4.1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। इस सभी को हम अच्छी तरफ से इक्विटेबल, अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी एजुकेशन कैसा प्रोवाइड करना, ये चैलेंज है जी। ये चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमारा सामने अब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा बच्चों को हम कैसा क्रिएटिव और इनोवेटिव बन सके। क्रिएटिव इनोवेटिव हमारा बच्चों को हम बने तो सिर्फ हमारा बच्चों ने एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं ढूंढेंगे लेकिन एम्प्लॉयर बन जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है कि हमारा स्टूडेंट्स ने दे शुड बिकम जॉब क्रिएटर्स, सिंपली नॉट जॉब सीकर्स। इसीलिए हम यूजीसी में पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म्स लाने के लिए पिछले 1-2 साल से हम कोशिश कर रहा है और इसका फलित भी आगे समय में हमको ग्राउंड पे दिखाएंगे। बिल्कुल सर, और बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जी। 1 लाख भट्ट जी बात करें जम्मू कश्मीर से, पूछिए अपना प्रश्न। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं 1 लाख भट्ट बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। मेरा जो सवाल है वो चेयरमैन साहब से ये है कि जो यूजीसी नेट जो एग्जाम है, जो बच्चे ये क्वालिफाई करते हैं वो फिर एलिजिबल बन जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या लेक्चरर के लिए जी। तो उनकी रिक्रूटमेंट जो होती है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है या स्टेट लेवल पे? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? आजकल जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, सैचुरेशन बढ़ चुकी है, यूजीसी ही इनको फिर जो क्वालिफाई करे इनको फिर प्लेसमेंट करे अपने लेवल पे? यही मेरा क्वेश्चन है। ओके। देखिए, हमारा देश में आसपास 1100 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम चाहते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी ऑटोनमस बनना चाहिए और यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन है इन एन ऑटोनमस वे डेवलप करना है और फैकल्टी रिक्रूटमेंट जो है ये भी यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूजीसी सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशंस को स्पेसिफाई करते हैं और यूजीसी नेट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। एक क्वालिफाई होने के बाद जब यूनिवर्सिटीज़ एडवर्टाइज करेंगे, एक क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई करके इंटरव्यू अटेंड करके सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हम सभी यूनिवर्सिटीज़ को बार बार लिखते हैं कि जो वैकेंसीज हैं इसको फिलअप करना है
आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ से एजुकेशन को नए रन करना यूनिवर्सिटीज़ में। पिछले 2 दिन के पहले हम सभी चीफ सेक्रेटरीज़ को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन सभी राज्य में यूनियन टेरिटरीज़ में हम लेटर लिखा है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड है इनको यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। सर एक हमने सुना है यूजीसी एक कोई नया एक लेकर आए हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम से, इसका क्या मतलब है? देखिए, हमेशा हमारा क्लासरूम्स में हमारा स्टूडेंट्स को बुकिश नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो फील्ड में काम करते हैं इनको बहुत अनुभव रहते हैं। ऐसे एक्सपर्ट्स को हम यूनिवर्सिटी में लाना चाहते हैं और हमारा स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देना चाहते हैं। सर उसके लिए प्रोफेशनल्स को कोई कोर्स करना पड़ेगा या उनकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी? प्रोफेशनल्स जो फील्ड में काम किया, कम से कम 15 साल काम किया, एक्सपीरियंस्ड है, बिना पीएचडी, बिना एनी पब्लिकेशंस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। जी, कुल मिला के एक नया एंट्री सिस्टम हो जाएगा यूजीसी। जैसे अभी नेट की बात हुई, डॉक्टर जगदीश कुमार, चूंकि सीयूईटी का दौर चल रहा है, अभी वो समय है जब बच्चों ने एग्जाम्स दे दी, अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, प्रोविजनल आंसर्स की एनटीए ने अपने पोर्टल पे रिलीज़ कर दी है। कई सारे प्राइवेट पोर्टल्स ऐसे अभी पाए गए हैं जहां पर बच्चे अपने क्रेडेंशियल्स एंटर कर रहे हैं और वो बच्चों को रॉ स्कोर बता रहे हैं, तो क्या वो ट्रस्टवर्दी है? देखिए, आप हमेशा एनटीए वेबसाइट जाके उधर देखिए आपका स्कोर क्या है, लेकिन अभी तक हम स्कोर को अनाउंस नहीं किया, सिर्फ प्रोविजनल कीज को हम अनाउंस किया। वो प्रोविजनल कीज को भी हम अपडेट कर रहा है, स्टूडेंट से फीडबैक लेके कुछ कीज गलत है तो इसको हम ठीक कर रहा है, और 2-3 दिन के बाद हम एक प्रोविजनल कीज को फाइनल कीज बना के हम एक्चुअल स्कोर को अनाउंस करेंगे। और सर क्या है कि आपके ट्वीट का हर बच्चे को इंतज़ार रहता है कि सर का जब ट्वीट आएगा, रिजल्ट्स के बारे में अनाउंसमेंट होगा, तो क्या बच्चों को आप थोड़ा क्लू दे सकेंगे कि कब तक रिजल्ट्स जो है अपेक्षित है? हम कोशिश कर रहा है बाय जुलाई 15 हम फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। अभी जयपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, नीतू गुप्ता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर से। नीतू जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी मैम। हाँ, सवाल पूछिए। जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर बच्चे मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो हिंदी भाषी प्रदेश के बच्चे हिंदी भाषा कब से पढ़ेंगे, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक पढ़ेंगे? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि सर एनईपी को लेके लोगों के मन में काफी संशय हैं, जैसे इन्होंने पूछा। देखिए, हमारा एनईपी बहुत स्पष्ट से कहा कि जब बच्चों ने स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारा भारतीय भाषा को प्रोत्साहन देना, भारतीय भाषा में हम स्टूडेंट्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्कूल एजुकेशन में हम कोशिश कर रहा है कि भारतीय भाषा में टेक्स्ट बुक्स को लाने के लिए और उसी मीडियम में हमको विद्या एजुकेशन देने के लिए। और यूजीसी हायर एजुकेशन को देखते हैं, यूजीसी भी अब हम कोशिश कर रहा है कि सभी डिसिप्लिन्स में बीएससी हो, बीए, बीकॉम हो, हम भारतीय भाषा में बुक्स लाएंगे। और इसी साल मार्च को हमारा आदरणीय प्रेसिडेंट ने एक पोर्टल को लॉन्च किया। ये पोर्टल को हम कहते हैं ई कुंभ पोर्टल। ई कुंभ पोर्टल में हम सभी भारतीय भाषा में अलग अलग डिसिप्लिन में डिजिटल वर्जन ऑफ द बुक्स हम तैयार करके ये पोर्टल में रखेंगे और सभी स्टूडेंट्स ने फ्रीली ये पोर्टल से ये बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जी, मतलब कुल मिला के हमारी मातृभाषा से भी बच्चे जुड़े रहेंगे, हायर एजुकेशन भी अपनी नेटिव लैंग्वेज में प्राप्त कर सकेंगे। प्रोफेसर साहब, एक और बात जानना चाहेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि आप आईआईटी से ताल्लुकात रखते हैं, टेक्नोक्रेट हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन जब आप अपने नेटिव विलेज जाते हैं तो वही पुराने तौर तरीक़ों से, ट्रेडिशनल मेथड से अपनी फार्मिंग या अपने हल जोतते हैं। तो ऐसा यूजीसी ने क्या कुछ ऐसा प्लान किया कि बच्चे अपने रूट्स से भी जुड़े रहें और अपने संस्कार, अपना नेटिव जो उनका विलेज है या जो उनका जो पैतृक बिजनेस है, व्यापार व्यवसाय है, उससे इंटीग्रेट कर सकें हायर एजुकेशन को? हम इसके बारे में 2-3 प्रक्रिया शुरू किया।
जी। एक प्रक्रिया को हम कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। ए कम्युनिटी एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी सर्विस स्टूडेंट्स कैन गो टू ए विलेज, वर्क विद द पीपल देयर एंड दे विल गेट क्रेडिट फॉर दिस। और दूसरा है सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ। और इंटर्नशिप को हम क्रेडिट्स देंगे। अब हम क्या किया, नया एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंटर्नशिप का डेफिनेशन को हम एक्सपैंड किया। सिर्फ आप इंडस्ट्री को जाना, इंटर्नशिप करना, सिर्फ उतना ही नहीं, आप एक विलेज पंचायत ऑफिस को जा सकते हैं, एक कोर्ट को जा सकते हैं और एक हॉस्पिटल को जाके देख सकते हैं कैसा पेशेंट्स का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उधर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो सर्विसेज को कैसा एफिशिएंट कर सकते हैं। तो to connect ourselves with the society, we are providing many opportunities to the students. So as you mentioned about credit system also कि credit score मिल जाएगा, ये 4-year program में भी credit score का काफी महत्व है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस राइट 4 year का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम जो हम इंट्रोड्यूस किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है। राइट इससे 2-3 फायदा है। एक तो हमारा स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन मिलेगा एज पार्ट ऑफ द 4-year एजुकेशन। इसमें स्किल बेस्ड कोर्सेज मिलेगा, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज मिलेगा, लैंग्वेज बेस्ड कोर्सेज मिलेगा। और 4-year डिग्री प्रोग्राम में 4th year में स्टूडेंट कैन फोकस ऑन रिसर्च, और 4 साल का डिग्री करने के बाद डायरेक्टली पीएचडी में ज्वाइन कर सकते हैं। पर सर कई बार ऐसा होता है कि मैंने 2 साल पढ़ाई की लेकिन किसी वजह से मैंने ड्रॉप आउट कर लिया, तो ऐसे में क्या मेरी पूरी ग्रेजुएशन 4 साल की मान्य नहीं रहेगी? देखिए, पिछले महीने हमने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को अनाउंस किया। राइट एज पार्ट ऑफ द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क हम मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया। जब ये स्टूडेंट ने फील किया कि 1 साल के बाद मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, ब्रेक अब ले सकते हैं। और स्टूडेंट को हम देंगे अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट 1 साल के बाद, और 2 साल के बाद एग्जिट करना चाहिए तो हम देंगे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट हम देंगे। और ये भी है कि इवन दो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी कंटिन्यू रहेगा। और जो बच्चों ने 3 साल का डिग्री चाहते हैं, एट द एंड ऑफ 3rd year दे कैन एग्जिट एंड गेट द डिग्री। तो सर ये एग्जिट की जानकारी कब देना होगी विद्यार्थी को कि मैं अब एग्जिट करना चाहता हूँ? क्या 2 साल के बाद जब उसका मन किया तभी वो एग्जिट की जानकारी देगा या पहले से सूचना देनी होती है? नहीं, पहले देने का जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं 2nd सेमेस्टर होने के बाद आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप सडनली कुछ फैमिली प्रॉब्लम आया, आप ब्रेक लेना चाहते हैं, आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करके एग्जिट कर सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया सर। हमारे प्रधानमंत्री का भी ये मानना है कि पहले एक ज़माना था कि जो यूनिवर्सिटी पढ़ाती थी वो ही बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब ये दौर है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं यूनिवर्सिटी वो पढ़ाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने क्या नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं? देखिए, हमेशा हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत रिजिड थे जी। और स्टूडेंट्स का अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होता है, फाइनेंशियल एबिलिटीज़ होता है, डिफरेंट एस्पिरेशंस होता है। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स को हम 3 चीज़ देना है, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस। तो इसका मतलब है कि हम पर्सनलाइज्ड एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट कैन डिसाइड in which direction they want to go, what credits they want to take, what disciplines they want to do. So complete freedom हम स्टूडेंट्स को देंगे। देखिए, हमारा स्टूडेंट्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को हम रिकॉग्नाइज करके वो पोटेंशियल को फुल यूज करने के लिए हम वो इकोसिस्टम को हमारा यूनिवर्सिटीज में तैयार करना है। ये हमारा इकोसिस्टम अब यूजीसी भी उसमें मदद कर रहा है। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, राजस्थान से कैलाश जी बात कर रहे हैं। कैलाश, पूछिए अपना प्रश्न। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए कैलाश और अपना प्रश्न पूछिए। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैलाश जी, आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे, हम आपको बेहतर सुन पाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताइए, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ विपश्यना मेडिटेशन एजुकेशन में कितना महत्वपूर्ण रखती है?
विपासना और मेडिटेशन, विपासना में चूँकि आज हमारे सेकंड सेगमेंट पे हम हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, मेडिटेशन के विषय में पूछ रहे हैं कि एजुकेशन में कितना मदद करता है विपासना और मेडिटेशन। देखिए, योगा को हम बहुत प्रामुख्यता देते हैं हमारा हायर एजुकेशन में जी और सभी यूनिवर्सिटीज़ को हम गाइडलाइंस भी भेजा। जी। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को हम कैसा मजबूत करें इसके बारे में हम गाइडलाइंस दिया और योगा को प्रैक्टिस करने के लिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए हम यूनिवर्सिटीज़ को प्रोत्साहन दे रहा है। और अब ये भी है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस स्कीम में आप योगा टीचर्स को भी आप ला सकते हैं और स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे सकते हैं। एक बार फिर से सर CUET पर आना चाहते हैं। CUET के चूँकि अभी रिजल्ट्स आए नहीं हैं और बच्चे कई बार सेकंड ऑप्शन के तौर पर किसी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जहाँ पर अभी फ़ी पेमेंट के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है कि फ़ी पेमेंट अभी तक कर दीजिए, लेकिन जो उनकी रिफंड डेडलाइंस होती हैं कई बार CUET का रिजल्ट तब तक भी नहीं आता। तो ऐसे में UGC क्या कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा या जो प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन होंगी कि वो बच्चों को जो फ़ी रिफंड करने का प्रावधान है? देखिए, पहले बात, हमारा यूनिवर्सिटीज़ ने कॉरपोरेट एंटिटीज़ नहीं है, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। हमारा यूनिवर्सिटीज़ को ऐसा तैयार करना है कि हम सोशल बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे। और ये भी देखिए, बहुत बच्चों ने जो यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन करते हैं ये सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं। जब भी एक प्राइवेट कॉलेज में यूनिवर्सिटी में मुझको एडमिशन मिला और पूरा फ़ी पेमेंट किया, इसके बाद कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझको एडमिशन मिला, मैं उधर जाना चाहता हूँ, ये यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ़ी को रिफ़ंड करना। नहीं तो ये बच्चों ने जो सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हैं वो किधर जाएगा। इसलिए पिछले कमीशन मीटिंग में हम निर्णय लिया कि सभी यूनिवर्सिटीज़ अक्टूबर 31 के बाद अक्टूबर 31 तक जो बच्चों ने दूसरा यूनिवर्सिटी को जाना चाहते हैं फ़ी तो ज़रूरी रिफंड करना है। अगले 2-3 दिन में हम नोटिफिकेशन भी हम निकालेंगे। जी। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ अजमेर से, विश्वनाथ बात कर रहे हैं अजमेर राजस्थान से। विश्वनाथ, पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो रिसर्च स्टूडेंट PhD के लिए रजिस्टर होते हैं एक इंस्टीट्यूट में जी, तो क्या वो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफर हो सकते हैं? जैसे नॉर्मल MSc और सब क्रेडिट बैंक बन रहा है, तो ऐसे PhD के लिए भी कुछ प्लान है? देखिए, PhD तो बहुत स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, क्योंकि सर ये एक बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए आप एक यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं। ड्यूरेशन का भी हो सकता है। BA MA ऐसे प्रोग्राम्स में आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन PhD में आप आपका रिसर्च टॉपिक पे काम शुरू करने के बाद दूसरा यूनिवर्सिटी को जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसी स्कीम हम PhD में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। ओके सर, ये रिसर्च से रिलेटेड क्या नए रिफॉर्म्स, क्या नई स्कीम्स लेकर आ रही है UGC, उसके बारे में कुछ बताएं। 2-3 चीज़ हम किया जी। एक तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल को एस्टैब्लिश करने के लिए हम गाइडलाइंस प्रोवाइड किया। और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी तक मोर देन 600 यूनिवर्सिटीज़ में R&D सेल को एस्टैब्लिश किया। जी। और दूसरा, पिछले हफ्ते हम गाइडलाइंस इश्यू किया सभी यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन कैसा कर सकते हैं, इसके बारे में हम गाइडलाइंस इश्यू किया। और तीसरा, कैबिनेट ने पिछले हफ्ते ने डिसाइड किया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को हम एस्टैब्लिशमेंट करेंगे और 50,000 करोड़ फंडिंग हम करेंगे सभी यूनिवर्सिटीज़ को। अभी तक क्या हो रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूशन जैसा IITs हो, NITs हो, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को बहुत फंडिंग मिलते थे। अब हमारा फोकस होगा पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम, कॉलेज सिस्टम में रिसर्च इकोसिस्टम को कैसा बदला हम करेंगे और इसके लिए कैसा फंडिंग कर सके हम। ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से बहुत फ़ायदा होगा हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम को। जी। सर, एक अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें, जैसे आज ज़्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं इंडिया में ही हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना सशक्त हो गया है, पर फिर भी कुछ बच्चे बाहर जाकर स्टडी करना प्रेफर करते हैं। ऐसे में नॉमेनक्लेचर ऑफ आवर इंडियन डिग्रीज एंड कोर्सेज मैटर अ लॉट। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट। आप बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आप। देखिए, हमारा डिग्री नॉमेनक्लेचर
देर आर अबाउट 132 डिग्री नॉमेनक्लेचर्स यूजीसी ने डिफाइन किया, लेकिन हम मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए यूजीसी ने गाइडलाइंस इशू किया कि आप बीए हिस्ट्री आप दे रहा है, आप बीएस हिस्ट्री भी दे सकते हैं, बीएससी इकोनॉमिक्स भी दे सकते हैं। सो दिस विल बिकम कंपैटिबल विद द डिग्री नॉमेनक्लेचर अक्रॉस द ग्लोब। और हमारा माइंड में जो डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज का जो है वो भी ब्रेक हो जाएगा, और जो ह्यूमैनिटीज हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, सभी डिसिप्लिन्स के बीच में जो बाउंड्रीज को, मेंटल बाउंड्री हमारा है, इसको हम निकालना चाहते हैं। इसलिए हम बीएस और एमएस डिग्री नॉमेनक्लेचर को लाना चाहते हैं। जी, बीएसएमएस के साथ सर जो आज बी वॉक का ज़माना आ गया है, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, तो उसको लेकर यूजीसी का क्या योजना है कि कैसे इसको और बढ़ावा मिले? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अभी बी वॉक का कोर्स रन करने लगी है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कहीं ना कहीं इसमें पीछे हैं। देखिए, हम चॉइस देंगे यूनिवर्सिटीज़ को, आप कुछ साल तक बीओ कंटिन्यू करना चाहें तो आप कीजिए, लेकिन बाद में आप बीएस को शिफ्ट कर सकते हैं, एमएस को शिफ्ट कर सकते हैं, जस्ट टू बी कंपैटिबल विद द अदर डिग्री नॉमेनक्लेचर। हम अपॉर्चुनिटीज देंगे यूनिवर्सिटीज़ को, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम they will change the nomenclature. Sir, as far as CUET is concerned, kids are very excited, students are very excited, but is there any alternate criteria for admission also? देखिए, हम तो बिल्कुल स्पष्ट किया कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिर्फ CUET स्कोर बेसिस पे होना चाहिए, और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ CUET को यूज़ करते हैं और कुछ इंटरव्यू कर सकते हैं, कुछ इंटरमीडिएट बोर्ड का एक मार्क्स जो है वो भी यूज़ करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज़ में CUET स्कोर पे ही एडमिशन हुए तो बच्चों को एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलेगा। सर, CUET के जब स्कोर्स आएंगे, जैसे कि सब जानते हैं कि उसके बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स भी आएंगे, क्योंकि बच्चों का अटेम्प्ट अलग अलग दिन था, डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग था, तो क्या सारी यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मलाइज स्कोर्स को फॉलो करते हुए अपनी मेरिट लिस्ट जारी करेगी, या कोई रॉ स्कोर को भी मान्य कर सकते हैं? हम सभी यूनिवर्सिटीज़ को बता दिया कि दे हैव टू यूज़ ओनली द नॉर्मलाइज्ड स्कोर, इसलिए कि हर एक दिन हम जब एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल्स में थोड़ा चेंज हो सकता है। इसको लेवलिंग करने के लिए हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर को तैयार करते हैं। ये बहुत साइंटिफिक मेथड है, और ये भी है कि कुछ बच्चों ने फील कर सकता है कि मेरा रॉ मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मलाइज्ड स्कोर कम हो गया, इसलिए हो सकता है कि डिफ़िकल्ट लेवल भी अलग अलग है क्वेश्चन पेपर्स में, इसलिए हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स को यूज़ करके एडमिशन करना है। जी, और परसेंटाइल भी क्या घोषित किए जाएंगे? नहीं, सिर्फ हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर देंगे सभी यूनिवर्सिटीज़ को। जी, लेकिन सर हमारा अच्छा, डॉक्टर प्रदीप साहू भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपके हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं, लोग इतने सवाल पूछना चाह रहे हैं, हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि किसका सवाल लें किसका नहीं। जुड़ गए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रोफेसर जगदीश कुमार से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ये बताइए कि पीएचडी, डीएससी और डीलिट में बेसिक फर्क क्या होता है? पीएचडी अपने आप में एक सबसे हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है, तो पीएचडी के बाद डीएससी या डीलिट करने की आवश्यकता क्या होती है? इसके क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, बताइए प्लीज, लेट मी नो। थैंक यू डॉक्टर साहू जी। प्राइमरी डॉक्टरल प्रोग्राम है पूरा दुनिया में, इंक्लूडिंग इंडिया, सिर्फ पीएचडी है। पीएचडी को हम मानते हैं कि एक्चुअल डॉक्टरल डिग्री, और कुछ देशों में अलग अलग प्रोसीजर्स भी हो सकता है, नॉमेनक्लेचर भी हो सकता है, जैसा बताया डीलिट, और ऑनररी पीएचडी डिग्रीज भी होता है। लेकिन हम सिर्फ हमारा पीएचडी डिग्री जो है इसको हम मानेंगे यूनिवर्सिटी सिस्टम में। जी, और ये पीएचडी जो रिसर्च वर्क होता है डॉक्टर जगदीश कुमार, ये ऑथेंटिक हो, इसके लिए यूजीसी ने क्या गाइडलाइंस बना रखी है? देखिए, हमारा पीएचडी रेगुलेशंस है, इसमें बहुत स्पष्ट से हम कहा कि वो रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और रिसेंटली हम एक कमिटी को बनाया यूजीसी में, ताकि हमारे पास भी कभी कभी कंप्लेंट्स आते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हम
यूनिवर्सिटी से हम डेटा मांगेंगे, ये डेटा को हम एग्जामिन करके यूजीसी गाइडलाइंस को वायलेट किए तो हम एक्शन जरूर लेंगे। जी, क्योंकि प्रायः ये देखा गया डॉक्टर जगदीश कुमार कि आजकल कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्हें पीएचडी स्कॉलर्स अपना रिसर्च वर्क आउटसोर्स कर देते हैं एंड दे आर प्रोफेशनली डूइंग दिस कि आप हमें अपना टॉपिक दे दीजिए, रिसर्च टॉपिक दे दीजिए एंड वी शैल प्रिपेयर योर थीसिस और आपको बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाइवा देने जाना है। तो उसके लिए यूजीसी कैसे कार्य योजना बना के बैठा है? जस्ट टू स्टॉप दोज काइंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस हम एक कमिटी बना के ये प्रक्रिया को हम शुरू किया। आगे समय में आप देखेंगे हम यूनिवर्सिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो रहा है और अप्रोप्रिएट एक्शन हम लेंगे, ताकि ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा पीएचडी प्रोग्राम का स्टैंडर्ड बहुत अच्छी स्टैंडर्ड होना चाहिए और अच्छी तरफ से रिसर्च करना चाहिए एज पार्ट ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम। जी, तो कुल मिलाकर इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपने आज हमारे दर्शकों तक साझा की। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, यूजीसी चेयरमैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरु पूर्णिमा के दिन आप हमारे स्टूडियो में पधारे और इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की।